हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। चलो, हम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस कर रहे थे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशंस को। ठीक है। आपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस फाइंड की, फिर हम उसका लेंथ, मास, टाइम, इन पे इफेक्ट देख रहे थे। हमने वो देख लिया। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मास एनर्जी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है आपके पास? याद कीजिए, सन 1905 में किसने दिया था? आइंस्टीन ने। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एक इक्वेशन दी थी। ठीक है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन फिजिक्स में बहुत मायने रखती है। देखो क्यों रखती है? क्योंकि एक तो ये फिजिक्स की एकमात्र ऐसी इक्वेशन है जिसका आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। ठीक है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का कोई अपवाद नहीं है। और दूसरा ये कि ये इक्वेशन आपको क्या बताती है कि द्रव्यमान, मास तथा एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटीज हैं, तुल्य राशियां हैं। देखो, तुल्य राशियां क्या होती हैं? जो एक दूसरे के समान होती हैं, जिनका काम एक दूसरे के समान होता है। जिसे आपने पहले पढ़ा है, कार्य तथा ऊर्जा क्या है? तुल्य राशियां हैं। क्योंकि कार्य क्या होता है आपके पास? ऊर्जा का एक रूप ही तो है कार्य भी। ठीक है। वैसे ही E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन आपको क्या बताती है कि जो आपका द्रव्यमान है वो ऊर्जा के तुल्य है, और जो आपकी ऊर्जा है वो द्रव्यमान के तुल्य है। ठीक है। अब ऊर्जा द्रव्यमान के तुल्य है, इसके एग्जाम्पल्स तो बड़े रेयर हैं, लेकिन द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य है, इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं। याद कीजिए, आपने न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। दोनों में ऊर्जा कहां से आती है, कहां से मुक्त होती है? द्रव्यमान क्षति के कारण, मास डिफेक्ट के कारण। ठीक है। कि जब एक बड़ा नाभिक, बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो क्या होता है? थोड़ा सा मास का लॉस होता है। और मास का यही जो डिक्रीमेंट हुआ है, जो लॉस हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और एनर्जी भी कितनी? बहुत ज्यादा। आपको पता है, एक न्यूक्लियर बम फटता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? बहुत ज्यादा। जबकि ऐसा थोड़ा ना कि बहुत ज्यादा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हो। ठीक है। लगभग प्रैक्टिकली ऐसा फाइंड है, मैं आपको करके भी बताऊंगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि एक एमयू द्रव्यमान, एक एमयू समझते हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। 1 AMU कितना होता है आपके पास? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए कितना छोटा सा है, बहुत कम है। इतना जो मास है ये कितनी एनर्जी के इक्वल है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी है एनर्जी की। ठीक है। मेगा मीन्स 10⁻6। मात्र इतना सा मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो आपको कितनी एनर्जी देता है? इतनी एनर्जी देता है। और ये कहां से कैलकुलेट किया हमने? न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से। ठीक है। तो देखिए कि मास और एनर्जी दोनों क्या है आपके? इक्विवेलेंट क्वांटिटीज हैं। तो आपको अब रिलेशन तो आप जानते हैं, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। हम इसी को फाइंड कर रहे हैं यहां पे। इसको फाइंड करने के लिए हम काम में लेते हैं, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम याद है आपको? आपने 11th क्लास में पढ़ी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इज इक्वल्स टू किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके इक्वल होता है आपके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यो लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है आपके पास मास एनर्जी थ्योरम। ठीक है। तो नाउ फ्रॉम मास एनर्जी थ्योरम वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज को अगर मैं उल्टा लिख रहा हूं, इसको डी ई के से लिखूं और वर्क को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? आपके डब्ल्यू से। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल्स टू किया गया कार्य। और आप जानते हैं बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? FDX, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से क्या मिलेगा आपको?
डी ई के इज इक्वल्स टू एफ dx, ठीक है। फिर आप जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, कांस्टेंट लगाते हो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है आपके ऐसे ही सिस्टम में 1। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको लिखें तो डी के इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt इंटू dx, ठीक है। देखो इसी को लिखने का तरीका है, मैं सिर्फ इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं। डी के इज इक्वल्स टू dp dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज, बिकॉज dx अपॉन dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी के इज इक्वल्स टू v dp, ठीक है। देखो बड़ा इजी चल रहा है, बस हमें कुछ पुराने रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज की। काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिखते हो न्यूटन सेकेंड लॉ से, dp अपॉन dt, और dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, v। अब नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग की परिभाषा से क्या होता है, रेखीय संवेग की परिभाषा क्या कहती है, बिकॉज P इज इक्वल्स टू mv, P इज इक्वल्स टू mv है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डी के इज इक्वल्स टू v d ऑफ mv। d डिफरेंशिएशन का चल रहा है, ध्यान रखना। अब क्या करें, हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें। जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डी के इज इक्वल्स टू v, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन ले लें, m dv प्लस v dm, m dv प्लस v dm, ठीक है। अब देखना एक बात ध्यान रखना, मास को कांस्टेंट नहीं लेना है, हम जनरली लेते हैं डिफरेंशिएशन में, बट हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और रिलेटिविटी में हमने क्या कहा है, मास चेंजेबल है, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी मास चेंज होगा, हम पिछली एप्लीकेशन में पढ़ के आए हैं ऐसा, इसलिए हमने मास का भी क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो यहां से डी के इज इक्वल्स टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, इक्वेशन 1, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, यहां तक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर इससे आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। अब हम यूज कर रहे हैं आपके पास मास की रिलेटिविटी, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में फाइंड की है, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम द रिलेटिविटी ऑफ मास वी नो दैट, क्या जानते हो आप, m इज इक्वल्स टू गामा m नॉट, यही आई थी हमारे पास, और गामा क्या था आपके पास, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट, स्क्वायर कर रहा हूं दोनों तरफ का, m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर। यहां से सी स्क्वायर एलसीएम ले ले, और एलसीएम लेके कहां मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ, तो आपको क्या मिलेगा, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन मिल गई, मैं इसका अवकलन कर रहा हूं। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां देखिए कि सी तो क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, कांस्टेंट। रिलेटिविटी में भी ऐसा कहां कहा है हमने, द्वितीय अभिग्रहित में, अपेक्षिकता के में, सेकंड पोस्टुलेट हमने लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी, समकालीनता का सिद्धांत, ठीक है। तो और
m आपके पास रिलेटिविटी के अंदर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेरिएबल है, हमने चेंजेस देखा है, चेंजेस आता है। तो देखो यहां से जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे 2m c स्क्वायर dm, ये टर्म खत्म हो गई। यहां पर देखिए m और v दोनों वेरिएबल हैं, तो माइनस 2m v स्क्वायर dm माइनस 2v m स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू एम नोड क्या है आपके पास, रेस्ट मास। रेस्ट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। एम नोड कैसा है, कांस्टेंट है, सी कैसा है, कांस्टेंट है, देन इक्वल्स टू 0। ओके, आई बात समझ में। अब देखिए 2m यहां से भी कॉमन मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, तो यहां से हमने 2m कॉमन ले लिया, क्या मिला, c स्क्वायर dm माइनस v स्क्वायर dm माइनस mv dv इज इक्वल्स टू 0, और c स्क्वायर dm इज इक्वल्स टू v स्क्वायर dm प्लस mv dv। ये आपके पास इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड क्या मिल रही है आपके पास, यही तो मिल रही है। तो हम इक्वेशन 1 में यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह c स्क्वायर dm, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 d e k इज इक्वल्स टू c स्क्वायर dm इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए इनिशियल कंडीशंस पे बात करते हैं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, क्या करें, पूरा करने का काम किसका है, इंटीग्रेशन का। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन हम यूज क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन आपको देता क्या है, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन ही ओनली ऐसा मेथड है जो आपको कंटीन्यूअस फंक्शन का सम देता है, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्क्रीट फंक्शन के सम के लिए तो हम समेशन यूज करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास समेशन पहले से था। इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई, कि जब कंटीन्यूअस फंक्शन के सम की बात हुई तो समेशन से पार नहीं पड़ी, तो हम क्या लेके आए, इंटीग्रेशन वाला मेथड इजाद किया गया। अब जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट से, आपको लिमिट्स की रिक्वायरमेंट से। और लिमिट्स कैसे लेंगे, इनिशियल कंडीशन से। इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कैसा रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा। रेस्ट में रहा होगा तो उसका मास कितना रहेगा उस कंडीशन में, m नॉट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्ट मास। और वेलोसिटी कितनी थी, 0। और अगर वेलोसिटी, वेग 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 इज इक्वल्स टू, इधर रेस्ट मास कितना, m नोट के इक्वल। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपके पास, E के, और मास कितना हो गया रिलेटिविटी के बाद, m d E के c स्क्वायर dm। ये लिमिट लेना समझ में आया, मैंने आपको जो लिमिट लिया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दें। यहां से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E के इज इक्वल्स टू, यहां से c स्क्वायर तो एज इट इज m माइनस m नॉट, ठीक है। यहां तक आप लिख लीजिए, इसको हम फिर अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए हम फिर इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आपने ले लिया। देखिए यहां से ई के इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये टर्म, इस टर्म में एम नॉट क्या है आपके पास, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान। तो ये एम सी स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है। ये ऊर्जा कैसी रहेगी आपके पास, विराम द्रव्यमान ऊर्जा। इसको क्या बोलेंगे हम, रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा। ये विराम द्रव्यमान ऊर्जा, और विराम द्रव्यमान ऊर्जा मतलब क्या, स्थितिज ऊर्जा। विराम द्रव्यमान ऊर्जा मींस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा ये आपके पास गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या होती है आपके पास, बिकॉज कुल ऊर्जा इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं आपके लिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और यही तो आपके पास आइंस्टीन का रिलेशन है, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन। नोबेल प्राइज गया था आइंस्टीन को इसके लिए। ठीक है, बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और ध्यान रखना, ये फिजिक्स की ओनली ऐसी इक्वेशन है जिसका अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, अभी तक कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, दिस इज द ओनली रिलेशन ऑफ फिजिक्स। बाकी सबके आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, बाकी इसका अभी तक आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये आपके डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके आगे हम कुछ रिलेशन और निकालेंगे। अभी हम 1 AMU मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, हम ये भी फाइंड करेंगे। ठीक है, वो फाइंड करेंगे। उससे पहले आप लिख लीजिए, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।